टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इंडिया लोकेशन वाला टॉपिक। ये उसका पार्ट 2 और फाइनल पार्ट है। जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है, ये टॉपिक मैं फिर से रिआइटरेट कर रही हूँ। यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एफकैट, एनडीए इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 11 एनसीईआरटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्लास 11 की जो बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, इंडिया की लोकेशन। और आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पिछले पार्ट में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली थी इंडिया के लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करेंगे इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटी से। तो आज का पहला सब पार्ट है फिजिकल डाइवर्सिटी। जैसा कि हमको मालूम है, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स में। हमारे पास माउंटेन्स, रिवर्स, हिल्स, डेजर्ट्स, प्लेटोज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स सब है। क्या चाहिए बताओ, है ना? तो सब कुछ है और जब इतनी वैरायटी है तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज भी हैं। तो इस मामले में इंडिया बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। इंडिया का जो पूरा रीजन है, और सिर्फ इंडिया का नहीं, इंडिया के आसपास भी, दिस एंटायर रीजन इज बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट और इंडियन ओशन इन द साउथ। तो आप देख रहे हो एक तरह की नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है इंडिया और उसके आसपास के रीजन्स के अराउंड। और इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें इंडिया के अलावा कुछ कंट्रीज और आती हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं, और वो कंट्रीज हैं भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल। ये 5 कंट्रीज हैं जो मिलके बनाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हमें मालूम पड़ गई, नॉलेज की बात, और ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपको भी मालूम है। वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आना ही चाहिए, लेकिन उससे भी एक बेसिक क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन देगा? मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, कौन बताएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज आती है तो बहुतों को मालूम है, लेकिन अगर ये पूछ लो कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है तो इसमें बहुतों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है और हमें ये समझना है कि सब कॉन्टिनेंट भी क्या होता है। टारगेट ट्रेजर के अंडर में हम आपको ये बता देते हैं कि बहुत ही सिंपल चीज है, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो अपने से भी एक बड़े कॉन्टिनेंट से थोड़ा सेपरेट हो गया है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स या कल्चर। तो कोई भी ऐसा पीस ऑफ लैंड जो किसी बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया का हिस्सा है, लेकिन एशिया के कल्चर और ज्योग्राफी से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर और ज्योग्राफी डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल बाउंड्रीज। तो ये जो नेचुरल बॉर्डर्स बन गए, इसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है ये एक यूनिक कल्चर डेवलप हुआ। यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोल ऑफ दीज बाउंड्रीज इन शेपिंग अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, इसकी आइडेंटिटी इतनी अलग क्यों है बाकी एशिया से? उसका क्रेडिट भी इन नेचुरल बाउंड्रीज को जाता है, स्पेशली इन माउंटेन्स को। ये जो हिमालयाज हैं, जो बाकी की रेंजेस हैं, इन लोगों ने हमेशा से, स्पेशली पास्ट में, एक नेचुरल बैरियर का काम किया। इनमें बहुत ही कम माउंटेन पासेस थे, जैसे कि खाइबर पास, बोलन पास, शिपकिला पास, नथुला पास, बॉम्दिला पास। इन कुछ पासेस को छोड़ के इन माउंटेन्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। It was very difficult to cross these barriers, and that is why this region evolved and developed a unique regional identity, जिसको आज हम कहते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ का कल्चर बाकी एशिया से काफी डिफर करता है। ये आपको एग्जाम्स में तो काम आएगा, लेकिन जिन भी एग्जाम्स में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे आपको इस टाइप के फंडे मारने पड़ सकते हैं। वहाँ पे वो लोग इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूनिक रीजनल आइडेंटिटी क्यों आई, कैसे आई। तो ये ज्योग्राफी आप बिलीव नहीं करोगे, आपको ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यूज में भी काम आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन पेनिनसुला पे, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो इंडियन ओशन में एक्सटेंड करता है। इंडिया के लेफ्ट में, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, अरेबियन सी है, राइट में बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन है। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भाई पेनिनसुला क्या होता है? जब हम कवर कर ही रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारे बेसिक्स कवर करते हैं। व्हाट इज अ पेनिनसुला? अपनी तरफ से हम आपको बता देते हैं कि अ पेनिनसुला इज दैट पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर, और एक तरफ वो मेनलैंड से कनेक्टेड होता है। तो इंडिया का जो हिस्सा 3 तरफ से वाटर से कवर्ड है, दैट इज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, और एक तरफ से इंडियन मेनलैंड से कनेक्टेड है, उस पार्ट को हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। और इसी पेनिनसुला की वजह से हमें एक गिफ्ट मिला है, द इंडियन कोस्ट लाइन। इंडिया के पास 6100 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आप बिलीव नहीं करोगे। इकोनॉमिक टर्म्स में, नेचुरल टर्म्स में, इट्स अ ब्लेसिंग जो नेचर ने इंडिया को दी है। 6100 किलोमीटर्स की जो कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, ये तो मेन लैंड पे है। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें, उनकी कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड कर लें, तो टोटल इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ हो जाएगी 7517 किलोमीटर्स। आप सोचो, मतलब इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है उससे भी डबल से ज्यादा, इतनी लंबी इंडिया की सिर्फ कोस्ट लाइन। इसी पॉइंट पे, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स का मेंशन आया था, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है,
और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है ये अरेबियन सी में सिचुएटेड है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी छोटी सी चीज को मत भूल जाइएगा, इसमें सिली मिस्टेक करके मत आइएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप आइलैंड्स इन दी अरेबियन सी, याद रखिएगा ये अपने एग्जाम्स के लिए। तो आप पूछोगे ये कोस्ट लाइन जो है ये क्या बेनिफिट देती है, क्यों एक ब्लेसिंग है? वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है इंडिया जो है वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से सराउंडेड है साउथ में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम की जो मैरीटाइम लोकेशन है इंडिया की, ओशन और सीज के पास जो लोकेशन है, इससे इंडिया अपनी नेबरिंग रीजन्स को एक्सेस कर सकता है, उसमें लिंक्स बिठा सकता है थ्रू सी रूट्स और एयर रूट्स। ये बहुत फ्रीडम दे देता है इंडिया को। आप सोचो कोई ऐसी कंट्री जिसके आसपास कोई सी नहीं है, तो वो सी रूट कैसे बनाएगा, है ना? तो इस टाइप के जितने भी फ्रीडम्स हैं ट्रेड में, आपके डिफेंस में, इकोनॉमिक लिंक्स बनाने में, ये सब आपको इस कोस्ट लाइन और इस मैरीटाइम लोकेशन की वजह से मिलती है। ये अगेन आपके ग्रुप डिस्कशंस, आपके लॉन्ग ऐसे टाइप आंसर्स जो यूपीएससी के सेकंड लेवल में पूछे जाते हैं उसके लिए, और इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसी बातें बोल के आप काफी नॉलेजेबल साउंड करोगे, ठीक है? तो जब हम इंटरनेशनल लिंक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हम नेक्स्ट किस पे आएंगे? इंटरनेशनल नेबर्स पे आएंगे। इंडिया जो है वो साउथ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है एशिया के, तो इसका मतलब सेंट्रल एशिया में ही आता है, लेकिन सेंट्रल एशिया के सदर्न रीजन में आता है, ठीक है? जैसे कि आपको मैप से क्लियरली दिख रहा है। इंडिया 7 कंट्रीज से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और ये कौन सी कंट्रीज हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। ये 7 कंट्रीज हैं जो अपना लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती हैं। और सिर्फ यही नहीं है, हमारे सी के अक्रॉस भी कुछ नेबर्स हैं। इंडियन ओशन में हमारे आइलैंड नेबर कंट्रीज हैं श्रीलंका और मालदीव्स। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, बस लैंड नेबर्स नहीं है, सी नेबर्स हैं, ठीक है? नेबरिंग कंट्रीज का नाम लिस्ट करने की जो एक्सरसाइज है ये आपके चैप्टर में भी पूछी गई थी एनसीईआरटी के, तो उसका आंसर भी आपको यहीं पे मिल गया। और अब जब श्रीलंका की बात हुई है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें हैं जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में सेपरेट करते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट क्या होता है और गल्फ क्या होता है। अगर पूरी तरह से कवर कर रहे हैं चीजों को तो ये मिस आउट नहीं कर सकते। तो हम टारगेट ट्रेजर में अपनी तरफ से आपको बता देते हैं कि स्ट्रेट जो होता है एक पतला नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि सीज को या ओशंस को। तो इसका एग्जांपल है पाक स्ट्रेट। और इसी तरह से गल्फ क्या होता है? ये ओशन या सी का वो हिस्सा होता है जो लैंड में एक्सटेंड करता है, मतलब काफी ज्यादा लैंड में घुस जा रहा होता है, लैंड का काफी एरिया खुद ले लेता है। दैट इज कॉल्ड अ गल्फ, अ पार्ट ऑफ एन ओशन और सी दैट एक्सटेंड्स इनटू द लैंड, जो लैंड में एक्सटेंड हो रहा होता है। और इसका एग्जांपल है गल्फ ऑफ मन्नार। और ये दोनों पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका को आपस में सेपरेट करते हैं। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप और ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। नॉलेज बेस बढ़ गया, तो अब करना क्या है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। कितनी नॉलेज आपको पहले से थी, थोड़ी बहुत हमने बता दी। तो अब पूरी तरह से एग्जाम के लिए रेडी हैं। एग्जाम को फोड़ देना है, अपना ड्रीम अचीव करना है। और अब इस मोटिवेशन में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है। हमें बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना है। फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करनी है। और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।